रुपेश के पास एक बार फिर से चलेंगे, वहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और इस वक्त समर्थक भी मौजूद है। रुपेश, महाभारत की बात कर रहे थे आप, महाभारत के युद्ध की बात कर रहे थे, लेकिन सभी जानते हैं कि उस युद्ध को धर्म की स्थापना के लिए किया गया था। अब यहां पर एक बड़ी चुनौती होगी, यहां पर एक ऐसे शासन, एक ऐसे सुशासन की स्थापना की जिसको लेकर बीजेपी चुनाव में आई और ममता बनर्जी से लड़ी भी थी। कितनी उम्मीदें हैं नई सरकार से, शुभेंदु सरकार से, वहां पर मौजूद समर्थकों की? देखिए, जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, तो 7 अध्याय हैं। सप्तम अध्याय समाप्ता इति श्री रेवा खंडे, और उसके बाद प्रसाद मिलता है। जो लोग प्रसाद नहीं पा पाए हैं वो बस मोदी जी की तस्वीर ही उठाकर लेकर चल दिए हैं। देखिए, ये पश्चिमी मिदनापुर से लोग आए हुए हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति ये जो आस्था है, ये तस्वीर, एक व्यक्ति मिदनापुर से आए, 3-3 तस्वीरें लेकर के जा। कहाँ से आए हो आप? तेजपुर से। तेजपुर से वहाँ तक जा पाए थे? हाँ, जब वहाँ मंच के पास पहुँचे थे? हाँ, एकदम सामने। हाँ, तो ये उठा लिए। हाँ, और लेके कहाँ जाओगे? घर में रखेंगे उसको, पूजा करेंगे, रोज पूजा करेंगे, सिंहासन में रखेंगे उसको। भगवान का दर्जा देंगे, भगवान का दर्जा। उम्मीद क्या है बंगाल को? उम्मीद क्या है? सरकार तो बन गई, आप कह रहे हैं 34 साल लेफ्ट, 15 साल ममता बनर्जी, बीजेपी आई है, तो सिर्फ ये पूजा कर लेंगे, फूल, एक बाबा कह रहे थे फूल, या कुछ उम्मीद भी है? हम लोग का माँ बहन का जो स्वाधीनता पहले था, उससे भी जो हम लोग कोशिश करेंगे। एक उम्मीद आप लोग बताइए, क्या क्या एक आपको क्या उम्मीद? हम लोग का माँ बहन का जो स्वाधीनता था, वो स्वाधीनता महिलाओं की सुरक्षा, आप बताइए। जे दुर्नीति ना जाना ना हो, नीति खत्म होना चाहिए, आप बताइए। पश्चिम बंगाल पूरा घूम चुका है, अभी सब देखेगा। पश्चिम चाहिए क्या, वो बताइए, क्या उम्मीद है वो बताइए। अभी कर्म संस्था ज्यादा होगा, ज्यादा, और कर्म संस्था कोई बात नहीं है। अभी जो सब फैक्ट्री सब बंद हुआ है, हम लोग काम मिले, फैक्ट्री चालू हो जाएगा। चालू तो होगा, ऐसा तो हम लोग का चालू होगा, नया फैक्ट्री आएगा तो बेकारोत्तर जाला, जो इतने दिन से सब लोग हम लोग बाहर में काम करते थे, उसका ही हम जाला निकलना चाहते हैं। हम उससे एक मुक्ति पाना चाहते हैं, पलायन दूर। हाँ, पलायन दूर नहीं होना चाहिए, आप बताइए। हम लोग का जो है तेजपुर में बहुत एडुकेटेड लड़का, मतलब मिदनापुर, हाँ मिदनापुर में बाहर में काम करता है, वो सब बंगाल में खोलने के बाद लड़का इधर काम करना चाहिए। लड़का है एक, बताओ लड़का। মা বোনেদের সুরক্ষা এবং কাজ, আমাদেরকে যে কাজের সূত্রে বাইরে যেতে হচ্ছিল সেটা যেন আর যেতে না হয়, দেশেই যেমন কাজ করতে পারি দেশে থেকেই। सिर्फ जय श्री राम का नारा, सिर्फ मोदी, शुभेंदु, या और उम्मीद भी है? बिल्कुल। तो रुपेश, हम देख रहे हैं लोगों की उम्मीदें क्या है, अपेक्षाएं क्या है, लेकिन आज उनके लिए उत्सव का दिन है, आज उनके लिए सेलिब्रेशन का दिन है। तो उनके नारों से, उनके जयघोष से भी ये साफ साबित हो रहा है कि कितनी खुशी है इस सरकार के गठन और शपथ ग्रहण से। अरविंद सर, अब जो कैबिनेट की एक पहली तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, जो शपथ हुआ, मुख्यमंत्री के अलावा जो बाकी लोगों ने शपथ लिया, इसमें क्या फॉर्मूला आपको दिखाई देता है? चूंकि एक लक्ष्य लेकर बीजेपी की ये नई सरकार, डबल इंजन की सरकार, बंगाल में उसे काम भी करना है, कई सारी चीजें हैं जिनको ठीक करना है उनके हिसाब से, उसको पलटना है उनके हिसाब से, या फिर जैसा हम सुनते आए कि बंगाल को वापस ट्रैक पर लेकर आना है, जैसा वो कहते हैं, जैसा हमने चुनाव में सुना। तो ये मंत्रिमंडल आपको उस हिसाब से कितना कैपेबल दिखाई देता है? इसमें किस तरह के इक्वेशंस का ध्यान रखा गया है? नहीं, मंत्रिमंडल तो मेरे ख्याल अभी पूरा नहीं बना। जी, पूरा नहीं, लेकिन ये जो प्राथमिक चेहरा हमें दिखा, शुभेंदु अधिकारी को आगे करना एक महत्वपूर्ण सिग्नल है, मैं मानता हूँ। किसी और को सिंबॉलिक ढंग से अगर बनाया जाता कि फला ग्रुप के होने के चलते उनको बना दिया, या इनका वो मिलना है या लेना है इसलिए उनको आगे बना दिया, तो वो मेरे ख्याल से इमेच्योरिटी होती। अभी शुभेंदु उस ग्रुप के लीडर हैं, या उन थोड़े से गिनती के लोगों में हैं जिन्होंने बंगाल में बीजेपी को स्थापित करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा तृणमूल से लड़ाई लड़ने में, तृणमूल से लड़ाई कोई बहुत साधारण चीज़ नहीं थी, तो वो लड़ाई लड़ने में 2-2 दफ़े ममता बनर्जी को हराने में उनकी भूमिका थी। तो वही एक फेस थे सबसे ज़्यादा ये, और संगठन आज के तारीख में जो भी है उसमें उनकी पहुंच सबसे ज़्यादा है, केंद्र के नेताओं से सबसे अच्छा रेपो उनका है। तो इसलिए अगर ये डबल इंजन की सरकार हम मानते हैं और बंगाल में बदलाव की बात करते हैं, तो वही बेस्ट कैंडिडेट हैं। लेकिन सर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो चेहरे, ये भी तो कुछ कहानी कह रहे हैं। मतलब संघ का एक प्रतिनिधित्व डाला गया है, महिलाओं को इसमें जगह दी गई है, या ये संकेत दिया गया कि आने वाले समय में इसका ध्यान रखेंगे। जो
समाज जहां जहां से वोट मिले उसका भी एक थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन, मतलब शुरुआती तौर पे ही कहें तो। निश्चित रूप से ये सब मिला जुला रूप है, इलाके के हिसाब से भी सब मिला जुला है। लेकिन अभी काम का जो भी गणित हम देख रहे हैं और जो वायदे किए गए हैं इतने बड़े बड़े, उसको लाने के सूत्रधार शुभेंदु अधिकारी ही होंगे। मैं अभी भी मानता हूँ ये 3 नाम और बड़े हैं, अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष का, लेकिन इसके बावजूद वही सूत्रधार होंगे। और ये इम्पोर्टेंट है इस सरकार के लिए कि केंद्र और देश भर के इतने सारे लोग जुट के उनको आशीर्वाद देने, उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। ये एक बंगाल में बड़ा मोमेंट है बदलाव का, और इसका इंतजार बंगाल के ये जो आम लोग वहाँ घूम रहे थे, मेरे ख्याल आज के बाद उनको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। उनको मतलब सिर्फ ये होगा कि सचमुच कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। और एक लेवल पे ये लोग निगरानी शुरू कर देते हैं सरकार की, कि अगर सरकार उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रही है खड़ा, तो फिर उसके बाद वो उल्टी गिनती करने लगते हैं। तो ये सपोर्ट परमानेंट नहीं मानिए। संगठन के लोग और पार्टी के लोग वो तो सरकार में गुंजाइश चाहेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन ये जो आम सपोर्टर जुटता है एक उत्साह के साथ, आज जिस तरह से दिख रहा है इतने बड़े मैदान में इतनी बड़ी भीड़, ये उल्टी गिनती शुरू करा देता है। तो अगर कॉन्शस होगा तो वो पॉलिटिकल ग्रुप फिर बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको देख के ज़्यादा उत्साह, ये एक पीक पहुंचने भर की निशानी है कि एक यहां से मतलब एक यात्रा है और वो असली यात्रा शुरू होगी। अब उसके बाद वो असली यात्रा शुरू होगी जो बदलाव की यात्रा है, जिसकी लेकर इतनी चर्चा है, उम्मीदें जिसको लेकर इतनी बड़ी हैं। गौतम लाहिड़ी सर, आपके हिसाब से बड़े शुरुआती चैलेंज क्या रहने वाले हैं इस नई सरकार के सामने, इस नई टीम के सामने? देखिए, आप एक कैबिनेट का चेहरा देखेंगे तो आपको लगेंगे जो पार्टी का प्रतिष्ठा के लिए जो काम किया था वो है दिलीप घोष, उसका एक स्वीकृति मिली। महिला के बीच में जो काम किया, महिला के लिए मैसेज दिया अग्निमित्र पाल। साथ साथ उत्तर बंगाल जहाँ पे भाजपा सबसे शुरुआत की 2021 से भी, उस जगह का प्रतिनिधित्व होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ साथ आदिवासी समुदाय और मतुआ संप्रदाय, तो सारे समाज जो भाजपा जोड़ने का कोशिश किया, इन समाज के लिए जो अभी जो घोषणा है करना है, जिसको इन लोग सब देख रहे हैं, महिला सुरक्षा, साथ साथ महिला के लिए जो घोषणा हुआ था कि 3000 रुपया का उन्होंने अन्नपूर्णा भंडार देंगे, उसका घोषणा। लेकिन इसके साथ आदिवासी एरिया, बाकी एरिया में कानून व्यवस्था का एक बड़े समस्या थे। कानून व्यवस्था का रक्षा करना, उसके ऊपर जनता को भरोसा देना कि ये सरकार सख्ती से कोई कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए जो कोशिश करेंगे उसको निपटाएंगे। तो ये मैसेज सबसे पहले काम होगा, कानून व्यवस्था सही करना, जनता का भरोसा देने के लिए कुछ लोक कल्याण कार्यक्रम, तुरंत कुछ घोषणा करना। देखते हैं आज पहला कैबिनेट मीटिंग अगर होता है कि नहीं होता है, होने का संभावना है, सुना है। इसके बाद ये लोग शायद जाएंगे राइटर्स बिल्डिंग से विधानसभा, तो वहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, उसमें हो सकता है कुछ फैसला हो। मुझे लगता है पहला दिन कोई नई घोषणा होने का संभावना है, इसके लिए हम सभी इंतजार करें। गौतम दा, लेकिन दो चीजें हैं, मतलब एक तो आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा है करप्शन। ये दो ऐसी बातें थीं जिसको लेकर मतलब पूरे बंगाल में कैंपेन के दौरान बीजेपी भी आक्रामक रही और जो लोग इस सरकार के साथ हैं उनके लिए भी एक बड़ा मुद्दा रहा। इसमें कैसे इनरोड बनेगा, इसमें कितना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी का अपना कोई गवर्नेंस सिस्टम अभी तक बंगाल में रहा नहीं है, पहली बार है। इसके पहले लेफ्ट का एक सिस्टम काम करता था, उसके बाद टीएमसी का सिस्टम काम करता रहा है। तो यह कितना मुश्किल होगा कि सिस्टम को साफ करना, फिर अपने हिसाब से अपनी नीतियों को लागू करना ताकि करप्शन चेक हो, और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर जिसमें अगर शुरुआती सख्ती भी होगी तो एक टकराव भी दिख सकता है। देखिए, सबसे पहले काम होगा जो पहले सरकार बदलते गई और जो माफिया वो भी अपना रंग बदलते थे, इसमें एक निगरानी रखना चाहिए। किसी को इस तरह का लोगों को जगह मत देना। अगर वो जगह वो लोग ले लेंगे तो फिर जो सिंडिकेटर चला रहा है, जो लोगों से पैसा उठा रहा है, वो लोगों करते रहेंगे। ये मैसेज देना है कि घोषणा करना है कि कोई ऐसे लोगों को हम जगह नहीं देंगे हमारा सरकार के साथ जुड़ने का, जिसका छवि जनता का बीच में खराब हो। ये एक बहुत बड़ा भरोसा देंगे कि यहाँ पे कोई काम बिना रिश्वत से होगा। कोई भी सरकार कोई भी शिकायत है, शिकायत किसी सीधा मुख्यमंत्री के पास करे,
ताकि इस जगह से ये जो काम हो रहा है ये गलत काम हो रहा है। इसके बाद तो ये है सरकारी प्रशासन को पूरा ठीक से करना है कि चुनाव के दौरान जो प्रशासन था वो तो चुनाव के लिए व्यस्त रहे थे। अभी जो सरकारी जो प्रोग्राम जो है इन्होंने जो करीब 10 दफ़ा प्रतिश्रुति दिया था पहले दिन, वो जो इसका जो इसमें जो इसका क्या संकल्प पत्र जिसको घोषणा किया था, इसमें एक टाइम फ्रेम करके 100 दिन का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। 100 दिन के पहले 100 दिन में क्या करेंगे, क्योंकि कैबिनेट अभी छोटा है। 48 कैबिनेट था पिछले ममता बनर्जी के सरकार में, जिसमें 13 कैबिनेट मंत्री था। इस बार तो अभी सब इसमें जो हुआ, मुझे लग रहा है कि सारे कैबिनेट मंत्री होंगे जो अभी पहले दिन शपथ लिया है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री होने के कारण सारे सिद्धांत में लेना आसान होगा चीफ मिनिस्टर के लिए। तो इसके लिए पहले एक आपने सही कहा, ये पहले है भ्रष्टाचार रोकने का कोई कड़ा कदम उठाना, कानून व्यवस्था को रक्षा करने के लिए, न बिगड़ने ना देने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना। तीसरी बात है लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, एक भरोसा देना, कोई भी एक कार्यक्रम घोषणा करना जिसमें लोगों को भरोसा होगा कि ये सरकार जनता के लिए सोच रहा है। मैं तो तीनों प्रायोरिटी देके अभी देख रहा हूँ। पहला दिन ही ज़्यादा उम्मीद करना नहीं है, क्योंकि अभी समय देना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक उम्मीदें रहती हैं और एक तरीका दिखाई देने लगता है कि सरकार किस तरह से काम करेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें हुई हैं। अरविंद सर, अब यहां पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए संगठन के तौर पर यह कितनी बड़ी उपलब्धि है, आज का दिन कितना बड़ा है, और व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए नरेंद्र मोदी की अपनी जो अजेय छवि है उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है या कितना बड़ा दिन है? नहीं, बीजेपी और मोदी, अमित शाह, सबके लिए मुझे लगता है कि ये पीक है अभी तक का। ये अभी ऊपर कितना जाएगा गिरेगा ये अलग है, लेकिन आज के तारीख तक ये सबसे बड़ा उनका ये परफॉर्मेंस है। और जहां बीजेपी आज है उसको दूर दूर तक कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी के अंदर भी इस लीडरशिप को कोई चुनौती दिखाई नहीं। एनडीए में किसी किस्म का, एनडीए के भरोसे सरकार चल रही है, लेकिन 2 बरस पहले एनडीए पर निर्भरता लग रही थी। आज के तारीख में वो निर्भरता भी नहीं है। एनडीए भी अपने जगह पूरे सपोर्ट पे है, और वो भी मेरे ख्याल कोई हिम्मत नहीं करेगा उसके सपोर्टरों में कि अब इस सरकार को इधर उधर करे या इस लीडरशिप पे किसी किस्म से वार करे। तो ये उनकी सत्ता सबसे ऊपर है, और मुझे लगता है कि ये बंगाल के लिए भी एक बड़ा अवसर है। दादा कह रहे थे 3 चीज़ों की, उससे पूरी सहमति रखते हुए मैं कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर और बाकी काम तो टाइम लेके होंगे, लेकिन पहले 1-2 मेजर अनाउंसमेंट करना होगा लोक कल्याण के कार्यक्रमों का, जिसका वायदा चुनाव में हुआ है। वैसे कार्यक्रमों का इंतजार नहीं करने के लिए कुछ तो सर केंद्र की नीतियां हैं जिनको सीधे तौर पे राज्य में लागू किया जा सकता है, जिसमें दिक्कतें, टकराव मतलब पिछले समय तक रहा है। सब कुछ वही मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि अब ये ठीक है कि क्रिमिनल्स को न लें अपनी जगह, लॉ एंड ऑर्डर में एक वो बहुत बड़ी शर्त है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी शर्त है कि पार्टी की ओर से या सरकार की तरफ से जो भी केसेस चल रहे हैं उसमें किसी किस्म का दखल न दिया जाए। ठीक है, और वो अपने निर्बाध और प्रायोरिटी पे उनका फैसला हो। बिल्कुल, तो इससे ये तो चला जाएगा संकेत इन फैसलों से। अगर जैसा आप कह रहे हैं कि शुरुआती जो फैसले होंगे उसी से सरकार एक संकेत या एक संदेश दे देगी पूरे पश्चिम बंगाल को कि इस सरकार का कामकाज करने का तरीका क्या रहेगा, कैसा रहेगा। रुपेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। रुपेश, लगातार समर्थक वहां पर जुटते रहें, आप काम उनसे आज का अनुभव भी जानते रहे। हम एक बार फिर से उनसे हम जुड़ेंगे, लेकिन देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक और ऐसे में पीएम का वीडियो शेयर किया गया। पीएम ने एक वीडियो शेयर किया, ये देखिए। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो को शेयर किया अपने अकाउंट से, और देखिए इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ उनका स्वागत किया जाता है तो वहां मौजूद उपस्थित तमाम लोगों
को दंडवत प्रणाम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए खास तस्वीर है और ये अपने आप में एक ऐसा जेस्चर है ये जो बताता है कि जो प्रधान सेवक की छवि नरेंद्र मोदी की है वो वास्तविक कितनी है, क्योंकि जनता जनार्दन के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, पार्टी के समर्थकों के सामने, उस भीड़ के सामने जिसने इतिहास बदला है, उसके सामने नतमस्तक होते हुए नरेंद्र मोदी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गौतम सर क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर? मतलब इतिहास तो बना ही, लेकिन इस तस्वीर ने भी बहुत कुछ कह दिया अपने आप में। बहुत इसलिए कि जनता को प्रणाम कर रहे हैं कि बंगाल की जनता ने आज ये जो इतना सालों के बाद, तपस्या के बाद, 1947 के बाद ये पहली बार भगवा झंडा बंगाल में लगा दिया। इसमें तो जनता का ही इसका जनता का ही श्रेय जाता है, इसलिए उसको प्रणाम कर रहे हैं कि मैसेज दे रहा है कि नतमस्तक होके, जिसको आपने कहा दंडवत प्रणाम, ये दंडवत प्रणाम उसी को करते हैं कि जब से हम बाकी से और ईश्वर को करता है, जनता को ईश्वर मान लिया, जनता ने आज जगह पे भाजपा को पहुंचा दिया, इसके लिए सर लेकिन लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में ये एक परिपाटी अगर हम देखें 2014 से ही सेट हुई, खुद को वो प्रधान सेवक कहते हैं, ऐसे मौकों पर वो जनता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं पूरी तरह से। क्या ये नहीं दिखाता है कि भले ही आप राजनीति की सबसे बड़ी ऊंची जगह पर हो, ऊंचाई पर हो, शिखर पर हो, लेकिन आपके मन में ये बात पता है कि ईश्वर हमारे लिए, मालिक हमारी जनता है और हम उसी की सेवा के लिए। ये संदेश या जेस्चर जनता को भी और साथ में जो लोग आज से सत्ता संभालेंगे बंगाल के, उनके लिए भी है। निश्चित तौर पे जो सत्ता संभाल रहे उनके लिए भी संदेश है कि आप जनता को ऐसे सम्मान कीजिए। इसके लिए आप कई होता है ना, जो मंत्री बनने के बाद जनता से दूरियां हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा शिकायत होता है जिसके लिए एंटी इनकम्बेंसी होता है। लेकिन ये जनता ने सरकार चुना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं है, पश्चिम बंगाल का जनता का भी जीत है। ये प्रधानमंत्री मोदी ये संदेश दे रहे हैं। विनम्रता का भाव रखना होगा सरकार को भी। रुपेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। रुपेश, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मंच से दंडवत होकर, साष्टांग दंडवत होकर जनता को प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं ये संदेश है कि सत्ता में आप कहीं भी रहें, आपको जनता के प्रति विनम्र रहना पड़ेगा, उसको प्रणाम करना पड़ेगा। जरा लोगों से भी पूछिए, अगर प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा नेता, अगर ये भाव रखता है तो ये कितना सुखद संदेश है बंगाल की नई सरकार के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। रुपेश, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है रुपेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा कनेक्ट करेंगे। अरविंद सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों के लिए? प्रधानमंत्री स्पेशल हैं कई मामलों में, और हम लोग कई बार उस चीज को हल्के में भी कहते हैं कि अगर भीड़ उनको दिख जाए तो वो रुकते नहीं हैं खुद को। आज भी आप देखिए कि इस मैदान में जब वो आए हैं तो हेलीकॉप्टर से आ सकते थे मंच के पास, लेकिन वो मंच के पास आने की जगह भीड़ के बीच से गुजरते हुए गए हैं। 26 जनवरी को परेड हो गया सब कुछ, उसके बाद वो देखिए वो एक परेड वो अपना चलाते हैं लोग। तो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करने का जो तरीका उनका है, अब तक हम इस चीज़ को भाषणों में देखते थे कि भाषण बढ़िया देते हैं और बढ़िया बातें बोलते हैं, लेकिन निरंतर वो इस तरह के संकेत जो हैं, लोगों के बीच से गुजरना, आप भाषणों की जगह आप रोड शो बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। जहाँ जाते हैं, देशों में ही नहीं विदेश में भी जहाँ जाते हैं, वो जैसे उनको लोग दिखाई देते हैं उनका रंग रूप बदल जाता है, उनका एक्शन बदल जाता है, उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। और ये असल में मास लीडर का एक गुण है, और हमने देखा है बाकी प्रधानमंत्रियों में या और नेताओं में भी ये चीज़, लेकिन इस लेवल पे आमतौर पे दिखाई नहीं देता था। अब जहाँ कहीं भी जाते हैं, बच्चों के बीच होंगे तो जब 15 अगस्त को जाते हैं तो बच्चों के बीच जरूर जाते हैं,
और सिक्योरिटी के इतने कंसर्न है, इसके बावजूद इसके तो वो एक बताता है कि लोगों से कनेक्ट करने का, लोगों के मन को मोहने का लेकिन सर ये एक इंटेंट की भी तो बात है कि आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पर है, उसमें भी राजनीति में, और जहां पर जनता हमेशा देखती है कि सत्ता में बैठे लोग एक एरोगेंस जरूर कैरी करते हैं, उसके ठीक विपरीत अगर ये स्फूर्त भाव है कि हमें ऐसा संदेश देना है या इस तरह से करना है। चलिए मैं मान लूं कि नरेंद्र मोदी अगर ये राजनीतिक वजह से भी कर रहे हो, तो फिर भी अगर देखा जाए तो ये अपने आप में दिखाता है कि सत्ता को कैसे रहना चाहिए। एक प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नेता हो, मंत्री हो, उसको जनता के प्रति कैसा भाव और कैसा व्यवहार रखना चाहिए। क्या ये एक मैसेज डाउन द लाइन नहीं है? निश्चित रूप से जो भी पॉलिटिक्स के नए लोग हैं और पुराने एस्टेब्लिश लोग वो तो देख ही रहे होंगे, लेकिन नया जो कोई भी आएगा उसके लिए एक पार्ट है कि अगर आपको सार्वजनिक जीवन में रहना है, लोगों के बीच रहना है, लोगों का भरोसा लेना है, तो आपको अपना व्यवहार कैसा रखना होगा। और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रधानमंत्री या और कोई इतना बड़ा नेता अब तक ये सब करता रहा है। तो उस हिसाब से ये और ख़ास है, और बंगाल ही में नहीं दिखा है, मुझे तो लगता है कि ये बार बार दिखाई देता है। जिस दिन पार्लियामेंट आए हैं उस दिन पार्लियामेंट के चौखट पे सिर रख के उन्होंने, बिल्कुल वो तस्वीरें भी हमें याद है। हाँ बिल्कुल। तो तब से वो शुरू हुआ है, लेकिन ये क्रम बढ़ा है। मुझे लगता है जो भाषणों वाला दौर था उनका, वो पहले ज़्यादा प्रमुख था। आज के तारीख में भाषणों की जगह लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट वाली पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की है, और ये एक बड़ा बदलाव है उनके पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। लेकिन सर गौतम सर, विपक्ष को क्या सीख है आज? ऑपोजिशन जो लड़ता रहा, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर फ्रंट पर, हर जगह पर, चाहे वो नैरेटिव बिल्डिंग हो, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो नॉन इलेक्शन हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, हर जगह टकराव की स्थिति में बना रहा, लेकिन उसको सीख क्या है? क्योंकि ये रथ तो रुक नहीं रहा है, ये जीत तो रुक नहीं रही है, और नरेंद्र मोदी का कद तो घट नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि ये विरोधी दल को तो सीखना चाहिए। भले ही कुछ लोग आलोचना कर सकते हैं, बोलेंगे कि ये तो शायद प्रधानमंत्री जी एक तरह जनता का लुभाने के लिए तो कर रहा है, लेकिन इससे जनता भी तो पसंद कर रहा है, इसके लिए वोट तो आ रहा है। और तब ये क्या ज्यादा महत्वपूर्ण और रेखांकित करने वाली चीज नहीं हो जाती है तब, जबकि पिछली सरकारों में हम नेताओं को धमकी देते हुए वीडियोस में चेतावनी देते, मतलब चुनाव में जिस तरह की बातें हुई कि हम आए तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और उसके ठीक उलट आज जब एक पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है तो उसका सबसे बड़ा नेता ऐसे जनता के सामने झुक रहा है। हाँ वही तो, ये अपने आप ही बहुत, क्योंकि बंगाल का लोगों ने अभी देखा कि पहले जो तृणमूल कांग्रेस का नेता रहे हैं उसका घर के सामने जो सिक्योरिटी रहा है, इसके नया सरकार आने के बाद जैसे सिक्योरिटी हट गया, उसके बाद देखा लोगों ने लग रहा था कि हमें आज़ादी मिला है। इस तरह का जनता के साथ डिस्कनेक्ट हो जाना, विरोधी दल का ये सोचना चाहिए आप जनता के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। इसके लिए मोदी जी जो करते हैं निश्चित तौर पे इससे उनका तो पार्टी का एक विजन है। बिल्कुल वो विजन दिखाई भी दे रहा है सर, हर जेस्चर में, हर अंदाज में वो विजन दिखाई दे रहा है। रुपेश के पास चलते हैं, देखिए कुछ लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं। रुपेश, पूरा इंडिया किया, पूरा देश किया, तो प्लीज हम लोग को ये जस्टिस चाहिए। सबसे पहले ये बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए। इम्पोर्टेंट जो चाहिए वो फीमेल सेफ्टी चाहिए, जो कहीं पे भी कोई भी लड़की किसी भी वक्त जा सके। लिए हम लोग को उसका आरजीकर केस का विचार चाहिए, आरजीकर केस का विचार चाहिए हमारे देश में। क्या 8 बजे के बाद फीमेल नहीं निकलेगी? जितना हक लड़कों को है उतना ही हक लड़कियों को भी है। वो जब चाहे जो पहनेगी, जब चाहे जो खाएगी, जब चाहे जब घूमेगी। और हम लोग नमस्ते जय श्री राम सुन रहे हैं। और बड़े मुद्दों में से एक महिला सुरक्षा की बात, देखिए ये उम्मीदें कि हमें ऐसा चाहिए महिला सुरक्षा की बात। अब गौतम सर, मैं आप ही से ये समझना चाहूंगा, मतलब पश्चिम बंगाल को लेकर महिला सुरक्षा की बात हो रही है, ये उम्मीदों में जुड़ रहा है सरकार से, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। मतलब पश्चिम बंगाल महिला की आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। वहाँ की प्रबुद्ध महिलाओं ने हर आंदोलन, हर जगह पर आज़ादी के बहुत समय से पहले, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, बल्कि सशस्त्र आंदोलन, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उसके बाद अब ये चर्चा हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी सरकार को।
वो रात को निकल सके, वो फ्री होकर घूम सके, उन्हें जस्टिस मिल सके। देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि बंगाल में जो टर्निंग पॉइंट रहा है महिला सुरक्षा के बारे में, वो है आरजीकर का घटना। वो घटना हम लोग पहले सोचा था, शहर में देखा था, रात भर लोग मोमबत्ती लेके मिছিল कर जुलूस कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली गांव तक पहुंच गया था मैसेज कि यहाँ पे महिला सुरक्षा। संदेश खाली में भी तो सर ये मुद्दा ही था, महिलाओं की सुरक्षा का। संदेश खाली एक साथ जोड़ गया ना, लगातार संदेश खाली के बाद आरजीकर। संदेश खाली एक गांव का महिला था, ये शहर के महिला, पढ़े लिखे महिला, डॉक्टर, वो जनता को सेवा करती है, उसके ऊपर अगर ये होगा, ये मैसेज इतना भयंकर गया, ये पहले सोचा कि नहीं था कि महिला सुरक्षा इतना बड़ा इशू बन जाएगा। इसी के कारण ही महिला जो ममता का वोट बैंक रहा था, वो टूट के अभी उसको प्रोटेस्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। कि वो था कि ममता बनर्जी सरकार का जो रवैया था, रवैया से लगा कि वो जो दोषी है उसको रक्षा कर रहा है, ये मैसेज किया है। और ये मैसेज के कारण ही लोग अभी लगातार ये डिमांड करते रहे। इसलिए अभी पहला सरकार को पहला 5 साल में महिला सुरक्षा के लिए बड़े कोई कदम उठाना पड़ेगा। एटलीस्ट पहले दिन अगर बाहर का जनता ये बोल रहा है, वो भी पुरुष बोल रहा है, तो इसके लिए तो बहुत ही जरूरी हो गया कि अभी टॉप प्रायोरिटी में जाना चाहिए सरकार के। अरविंद सर, एक तस्वीर हम देख रहे हैं, मतलब मंच पर आज जो तस्वीर देखी, हमने देखा कि बीजेपी ने अपने सबसे पुराने कार्यकर्ता को भी उस मंच पे रखा, और जो एक शक्ति का प्रदर्शन सारे मुख्यमंत्री, अमूमन अक्सर देखा गया लेकिन आज का दिन काफी अहम, सारे मुख्यमंत्री एनडीए के वो मंच पर मौजूद रहे, मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग भी वहां पर मंच पर मौजूद रहे। ये कंपोजिट पिक्चर क्या कहती है? मतलब हम ताकत भी दिखा रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं के बलिदान को भी सम्मानित कर रहे हैं, उनके मेहनत को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। खाली मुख्यमंत्री नहीं थे, आप देखिए तो एनडीए के सारे नेता थे, और जो भी प्रोमिनेंट हो सकता है सरकार के पक्ष में। और पक्ष में क्या, आज तो 20 एमपी चीफ मिनिस्टर अगर आ गए हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी फौज है। बल्कि वो जब मिलने चल रहे थे तो उसमें वक्त लग रहा था इस पार से उस पार जाने में। तो इतनी बड़ी फौज अगर वहाँ वो दिखाई दे रही है, और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल सत्ता का इससे ज़्यादा एक जगह कॉन्सेंट्रेशन आपको जल्दी दिखाई नहीं देगा, बहुत दिन तक दिखाई नहीं देगा, ये भी मैं अंदाजा कर सकता हूँ। और दूसरी ओर ये भी है कि एक 97 साल के कार्यकर्ता को, जिसने पार्टी को खड़ा करने में और यहाँ तक पहुँचाने में अपने इंडिविजुअल लेवल पे इतने एफर्ट किए होंगे और कितनी मजबूती से डटा रहा होगा, उसका ऐसा सम्मान हो उस मंच से, तो ये भी बीजेपी की ताकत को ही बताता है कि वो ताकत उसने कहाँ से हासिल की है, वो कौन सोर्स हैं कि अपनी आइडियोलॉजी पे। और जो लोग ये मानते हैं कि तुरंत बना गठबंधन आपको पावर दिला देगा, उसको इस बात पे गौर करना चाहिए कि आज बीजेपी अगर आई है तो एक लंबा संघर्ष किया है, एक एजेंडा लेके चली है, और एक आइडियोलॉजी लेके संघ और बीजेपी के लोग जमे रहे हैं मैदान में। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं अलग अलग इलाकों में, जिन्होंने मैं तो मानता हूं कि किसी गांधीयन से और किसी मार्क्सवादी से, मार्क्सवादी जमात में भी बड़े साधु किस्म के लोग रहे हैं जिनका कोई जीवन एकदम सरल रहा है, उस किस्म से संघ के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने अपने को गला खपा के पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, और पार्टी इसलिए उनको याद करती है, उनका सम्मान करती है, और इस तरह से सार्वजनिक सम्मान हो रहा है, तो ये बताता है कि पार्टी लीडरशिप को पता है कि वो किस तरह से, किस आइडियोलॉजी पे और किन लोगों के बल पे यहाँ तक आए हैं। ये अगर कोई नेता भूल जाता है या कोई पार्टी भूल जाती है, तो उसका। लेकिन गौतम सर से मेरा सवाल है, एक बहुत दिलचस्प मैप सा दिखाई दे रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ हैं, वो भगवा पहने रहते हैं। जरा बिहार की तरफ एंट्री करते हैं तो आप सम्राट चौधरी को देखिए, भगवा गमछा डाले रहते हैं। वहां से आसाम होते हुए बंगाल चले आइए, बंगाल में भी आज हमने देखा भगवा वस्त्र पहने, और जब योगी जी के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने भगवा गमछा भी पहना है। ये सब क्या है? ये इस पूरे मानचित्र को जोड़ दें, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और बंगाल, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, फायर ब्रांड नेता हैं ये सब। देश का राजनीति से एक रंग, एक पहचान बन गया था, क्योंकि पहले वामपंथी का लाल था। ममता जब आई थी, देखिए उसका था नीला रंग और सफ़ेद रंग, वो था ऑलमोस्ट स्ट्रीट कलर हो गया था। अभी भाजपा आ गया तो भाजपा का जो भगवा कलर, वो उसका पहचान है। भाजपा पहनते हैं, आप बाकी दूसरा विरोधी दल किसी का आप तो भगवा कोई गमछा पहनने में नहीं देखेंगे शायद।
वो अगर होगा तो कांग्रेस भी देते हैं, तो उसका अपना झंडा के साथ जो तिरंगा टाइप जो गमछा है वो देते हैं। असम का दूसरा एक है, असम में असम का गमछा भी होता है। हर स्टेट का अलग अलग एक चीज़ होता है। लेकिन पहली बार बंगाल में जो आज जो देखा, जो शुभेंदु का भी जो ड्रेस था भगवा है, लेकिन वो है वैष्णव का जो ड्रेस होता है, वैष्णव भक्त जो होता है उनका जो पोशाक होता है वो है। तो वो जो दिखाया, लेकिन जोगी के पास गया, जोगी के साथ तो नेचुरली दोनों को मिलने का एक बात है, दोनों का कल्चर का मिलने का बात है, संस्कृति एक हो गया, क्योंकि इसके बाद ही उत्तर प्रदेश का चुनाव है। शायद इसमें शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा भूमिका निभा सकते हैं उत्तर प्रदेश। नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि ये बेल्ट अगर जरा सा इसको एक एरो से कनेक्ट करके देखे, ये सभी फायर ब्रांड नेता हैं और हिंदुत्व वाली छवि के साथ हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहें? सम्राट चौधरी का हाल फिलहाल का जो पॉलिटिकल स्टैंड लाइन और उनकी वेशभूषा वो भी आप देखिए, और असम में भी आपने देखा पूरे चुनाव में वो फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुओं के नेता के तौर पर अपने आप को उन्होंने पेश किया, और शुभेंदु अधिकारी अब आपको नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए सवाल कर रहा था, और ये चारों इंपॉर्टेंट और बड़े राज्य थे। गौतम दा, ऐसे ही तो बीजेपी तो कहा है, देखिए गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा जैसे बहती है, उसी राज्य सारे आज भाजपा का लहर है। उसमें कोई एक राज्य नहीं है जिसमें भाजपा का सरकार नहीं है। इससे बीच में से दक्षिण भारत में कुछ इलाका जो है वो अलग है, लेकिन बाकी सारे जगह पे भारत का अगर मानचित्र देखेंगे उसमें तो आप गिने चुने जगह ही आपको दिखाई देगा जो भाजपा जो भगवा कलर, भगवा रंग नहीं है। ठीक है। तो ये जो आज जो है बंगाल के बारे में तो कहा जाता है कि बंगाल जो सोचता है दुनिया, भारत सोचता है एक दिन। ठीक है, तो एक नई शुरुआत हो रही है और एक नए रंग में पश्चिम बंगाल आज रंगा है। देखना होगा कि जनता की उम्मीदें और नई सरकार की यात्रा कैसे साथ साथ आगे बढ़ती हैं।